आशा करता हूं आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज मैं द्विघात समीकरण का जो मैराथन क्लास एक पार्ट फर्स्ट लेके आ चुका हूं बच्चों, पार्ट सेकंड लेके आया हूं आज, और आज इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। जैसा कि मैं आपसे वादा किया था कि 2 पार्ट में द्विघात समीकरण को कंप्लीट कर दूंगा। इसमें मैं केवल वही क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, वैसे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जिसको डायरेक्ट आप बोर्ड एग्जाम में देखेंगे। उससे इतर या उससे बाहर कुछ भी मैं नहीं लेके आ रहा हूं। बहुत पेपरों का एनालिसिस करने पर मुझे ऐसा जो लगा कि यह क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड से रिलेटेड है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, उसी को मैं करा रहा हूं। बहुत सारा कंटेंट आपको नहीं दे रहा हूं, आपको वास्ट कंटेंट नहीं दे रहा हूं जिससे आप परेशान ना हो। देखिए अभी तक मैं क्या किया हूं, द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण के मूल बता दिया, द्विघात समीकरण का वर्ग करके उसका गुणनखंड करना बता दिया, द्विघात समीकरण का गुणनखंड करना बता दिया। ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही वीडियो में, पहले पार्ट में द्विघात समीकरण में प्रोवाइड करवा चुका हूं बच्चों। अब आगे वाला पार्ट होगा हमारा द्विघात समीकरण में विविध कर। क्या होता है विविध कर, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, जिससे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं विविध कर। तो विविध कर जो होता है डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम क्या कहते हैं, विविध कर कहते हैं बच्चों। यह विविध कर होता कहां से है, इसका जानते हैं। द्विघात समीकरण का मानक समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसी से बनता है। तो डी क्या है, विविध कर है, और विविध कर की वैल्यू यहां से निकालते हैं। इसका मूल रूप से अगर काम देखें बेटा, तो यहां क्या होता है कि जब हमें मूल वास्तविक है कि काल्पनिक है या मूल बराबर है, 3 स्थितियां दी जाती हैं, और उसी स्थितियों के आधार पर मुझसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर विविध कर का जरूरत पड़ती है, और विविध कर को हम लगाते हैं। तो देखिए कैसे लगाएंगे। अब देखिए जब मूल वास्तविक हो, यहां ऐसे कर सकते हैं कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac यह क्या हो, बड़ा हो किससे, 0 से, तो क्या होगा, मूल है आपका दोनों मूल आपके क्या होंगे, वास्तविक होंगे। दोनों मूल क्या होंगे बच्चों, वास्तविक होंगे। यह देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा किससे, 0 से, तो दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। अगला ये हुआ पहला। दूसरा अगर हम देखें, दूसरा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो 0 के, तो मूल आपके क्या हो जाएंगे, तो मूल आपके यहां से देखें तो मूल आपके हो जाएंगे बराबर। ये क्या कहलाएंगे, मूल बराबर। दोनों मूल क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर। तीसरी बात अगर हम करें, तीसरी बात क्या करते हैं, तीसरी बात बी स्क्वायर माइनस 4ac यह क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए किससे, 0 से। तो यह मान क्या होगा, दोनों मूल आपके क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, काल्पनिक। ये इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। इसको बच्चों आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछा जाएगा। ये स्पष्ट साफ साफ आपको दिख रहा होगा। मैं देख लेता हूं एक बार आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये साफ साफ बच्चों आ रहा है, इसको आप अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा। ये इसको विविध कर बोलते हैं, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बड़ा हो 0 से, तो मूल वास्तविक होंगे दोनों मूल। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो 0 के, तो दोनों मूल बराबर होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका क्या हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका जब छोटा होता है 0 से, तो दोनों मूल क्या हो जाते हैं, काल्पनिक हो जाते है बच्चों। यहाँ पे मूल देखिएंगे तो क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाते हैं, या किसी किसी में लिखा रहता है कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। तो कोई मूल वास्तविक नहीं होगा अर्थात क्या होगा, काल्पनिक होगा। अब इससे संबंधित आपको सवाल देखने को मिलती हैं। जैसे यहां हम इसको मिटा देते हैं बच्चों, देखिए इसको इरेज कर देते हैं। इसको इरेज करके हम देखते हैं। यहां एक प्रश्न हम उठा लेते हैं। जैसे यहां प्रश्न है, यहां से देखते हैं प्रश्न क्या है। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 2x, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 0, 1 इक्वल 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए। इसका क्या करिए, विविध कर ज्ञात कीजिए, और समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या है, यहां पर बच्चों आपसे पूछा जा रहा है डी का मान, डी बराबर क्या होगा,
और मूलों की प्रकृति कैसी होगी, अर्थात मूल आपका वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा या बराबर होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहां से हम क्या करते हैं, इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर ऐसा हम लिखेंगे। जब तुलना करने पर लिखेंगे बच्चों, तो देखिए तुलना करने पर क्या मिल रहा है आपको, ax² से तुलना करते हैं। देखिए यहाँ x² है, यहाँ x² है, गुणांक का गुणांक से तुलना करेंगे तो a बराबर यहाँ क्या मिलेगा, a बराबर आपको मिलेगा 3। यहां से हल कर रहे हैं बच्चों, तो यहां से a बराबर क्या मिला 3, b बराबर निकाला जाए बच्चों तो कितना मिला 2, और c बराबर देखा जाए तो ये आया आपका 1। c बराबर क्या है बच्चों, 1 आ गया। तो जब 1 आया तो यहां हमें क्या बताना होगा, d का मान पहले निकाल लेते हैं और लिखेंगे चूंकि d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। अभी अभी मैं सूत्र लिखा था, तो देखिए d² माइनस 4ac, तो यहां बच्चों क्या हो जाएगा, b² का मान कितना, 2 दूने 4 हो जाएगा। चूंकि यहां एक बार हम लिख देते हैं इसको, अच्छा एक बार लिख देते हैं, 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 इंटू a का मान 3 है और c का मान 1 है। तो यहां देखा जाए बच्चों तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस 4 3 12, 1 12 का 12। तो ये मान देख रहे हैं माइनस 8 आ रहा है, माइनस क्या आ रहा है 8, अर्थात विविधकर जो d है यह क्या है, 0 से छोटा है। विविधकर d जो है यह 0 से छोटा है, अर्थात मूल आपका क्या होगा, यह मूल काल्पनिक होगा। मूल कैसा होगा बच्चों, यह मूल काल्पनिक होगा। मूल कैसा होगा, काल्पनिक। मूल आपका देख रहे हैं यहाँ पे, मूल आपका कैसा मिला, काल्पनिक दिया हुआ है। ये ऋणात्मक मान आया तो यह मूल क्या है, काल्पनिक है। या इसी को आप लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। बच्चों ये आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा कि अगर इस प्रकार से मान आ जाए तो यह मूल वास्तविक नहीं है। चलिए मैं और एग्जांपल उठा के देख लेता हूं बच्चों इसको। तो यहां से अगर दूसरा एग्जांपल हम देखें तो वह दूसरा एग्जांपल हमारा क्या कहता है, ये देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है 8x², क्या है बच्चों, 8x² प्लस 3, 8x² माइनस 10x प्लस क्या कर दें हम 3 है, तो इसको इस प्रकार से समझाते हैं आपको, -3। ये दिया हुआ है कि 8x² माइनस 10x बराबर -3, तो इसमें विविधकर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति। देखो बच्चों मैं इसको बदल दिया, सवाल कुछ और था लेकिन बदल के इसलिए दे रहा हूं कि आपको करने में हर प्रकार का सवाल का समावेश यहां हो जाए और आप कर सकें। तो इसको भी आप तुलना किससे करेंगे, इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। किससे तुलना करेंगे बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। लेकिन यह क्या ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है, नहीं है। तो जब नहीं है तो इसको या तो आप बना लीजिए, 8x² माइनस 10x और प्लस 3 बराबर 0 कर लीजिए। और यदि आप नहीं बनाना चाहते तो आप डायरेक्ट भी बच्चों समझ सकते हैं कि यहां a का तुलना करें तो a बराबर हमारा 8 आया और b बराबर हमारा क्या आया, -10 आया, और c बराबर जो है बच्चों वह क्या है, देख रहे हैं c का जैसे मान है उस पार अगर -3 है तो c किस पार आना चाहिए, इस पार आना चाहिए। तो इस पार जब आएगा तो यह -3 है तो किस में हो जाएगा, +3 में। तो यह डायरेक्ट भी हम समझ सकते हैं कि +3 होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिख लीजिए और उसके बाद इसको परिवर्तित कीजिए, तब abc का मान निकालिए बच्चों। तो यहां से जब मान निकाल लेंगे तो फिर लिखेंगे चूंकि d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac, तो यहां कितना है, 10 है, -10 का होल स्क्वायर करेंगे बच्चों, -4 इंटू a का मान है 8 है और इंटू c का मान है 3। तो देखा जाए तो 10 का स्क्वायर करेंगे 10 धामा 100, लेकिन बच्चों यहां माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, चूंकि वर्ग है और माइनस करें तो 8 चौक 32 और 32 का 3 में गुणा कर देते हैं तो 30 तिहाई 90 और 2 तिहाई 6, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 96। ये कितना हो जाएगा, 96। आगे हल करें तो यह मान आ रहा है आपका 4, और d बराबर जब 4 आया तो यह d क्या है, यह d जो है आपका 0 से
बड़ा है, अतः मूल क्या हो जाएगा बच्चों, मूल हो जाएगा वास्तविक। अतः मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक। तो इस प्रश्न में आप विविध का डी का भी वैल्यू निकाल लिए और किसका मान निकाल लिए, आप मूल का भी मान निकाल लिए बच्चों। देखिए बच्चों एक प्रश्न और हम देखते हैं। एक प्रश्न हमारा क्या कहेगा, इसी विविधकर से संबंधित प्रश्न हमारा कह रहा है कि यदि दो के, यहां हम लिख लेते हैं, प्रश्न लिख लेते हैं, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि दो के एक्स स्क्वायर माइनस 8 के माइनस 8 के, और फिर क्या दिया हुआ है, नहीं माइनस 8 के नहीं है यहाँ बच्चों, माइनस 8 एक्स है, और क्या है प्लस में के है, प्लस में के है इक्वल 0, प्लस में के और इक्वल 0 है। कह रहा है कि 2 के एक्स स्क्वायर माइनस 8 के प्लस के इक्वल 0 के मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। यहां कह रहा है यदि इसके मूल बराबर हो, क्या कह रहा है, यहां पे शर्त रख दिया, यदि मूल बराबर हो, यदि मूल बराबर हो तो क्या करना है, के का मान निकालना है, के का मान निकालना है। तो यहां बच्चों आप पहले इसकी तुलना कर लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। यहां तक तो मुझे नहीं लगता कहीं दिक्कत हो रही है। अगर आपको कहीं दिक्कत होती बच्चों, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का, जैसे देखते हैं आप कि मैं जितने भी कमेंट आपके आते हैं, 10 आए 50 आए 100 आए, जितने कमेंट आते हैं हर कमेंट की रिप्लाई मैं जरूर देता हूं। तो कमेंट की रिप्लाई इसलिए देता हूं बच्चों कि आपको लगे कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई मिलता है, अर्थात हर कमेंट आपका पढ़ा जाता है। मेरे पास टाइम की कमी जरूर होती, लेकिन मैं आपके लिए अपना अन्य जगह का टाइम कम करके आपके लिए देता हूं बच्चों, कि आपकी जो कैरी है कहीं छूट ना जाए, ऐसा ना हो कि आपको जो चाहत है वो मिल ना सके। तो देखिए बच्चों मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं, तो इसलिए आप कमेंट कीजिए, जहां पे कोई प्रॉब्लम आपको दिखे मैं उसको जरूर सुलझाऊंगा। देखिए इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करते हैं। अगर तुलना करेंगे बच्चों तो क्या होगा, यहाँ पे देखा जाए ए बराबर कितना रहा है 2 के, चूंकि देखा जाए एक्स स्क्वायर यहाँ, एक्स स्क्वायर यहाँ, एक्स स्क्वायर के बाद जो बचेगा वह सब क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी। बी बराबर बच्चों क्या है, बी बराबर माइनस 8 है, और के बराबर यहाँ सी बराबर क्या हो रहा है, के हो रहा है। अगर मूल बराबर हो तो, मूल बराबर हो तो के का मान निकालिए। तो देखिए हम लिखेंगे चूंकि मूल बराबर है, चूंकि मूल बराबर है अतः, मूल बराबर है अतः d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर लिखें, या सीधे सीधे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, सीधे सीधे अतः b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0। चूंकि मूल बराबर कब होते हैं, जब मूल बराबर है, अतः यहां लिख लें मूल बराबर है, अर्थात क्या है, अर्थात d बराबर आपका क्या है, d बराबर 0, अर्थात क्या है, d बराबर 0 है। जब d बराबर 0 तो अतः क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहां अतः हम लिख सकते हैं, अतः लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, और 4ac बराबर 0 लिखे तो यहां क्या करेंगे, v का मान रखने पर, यहां लिख सकते हैं मान रखने पर, मान रखने पर। तो जब मान रखेंगे बच्चों, b का मान क्या है, माइनस 8 है, माइनस 8 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4 इंटू ए का मान है 2k, ए का मान है 2k इंटू सी का मान है k बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहां देखा जाए माइनस 8 है, 8 अठाई 64 होगा, माइनस 8 है तो 8 अठाई कितना हो जाएगा 64, और माइनस करें तो दो ये इंटू में रहेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा 8, और के इंटू के करें तो के स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, यह हो गया 0। अब देखा जाए एक तरफ से हम पलट देते हैं, तो 8k को अगर हम उस पार ले चलते हैं तो यह 8k प्लस में हो जाएगा, और 64 इस पार आई है तो 64 हो गया। तो देखें तो के स्क्वायर, तो के स्क्वायर बराबर बच्चों क्या हो जाएगा 64/8, 64/8, चूंकि यह तिर्यक गुणा तिर्यक जाएगा तो 8 कहां जाएगा 64/8, 8 1 8, 8 अठाई 8 1 8, 8 अठाई क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा बच्चों। तो के की वैल्यू क्या आएगी, के की वैल्यू करड़ी में 8, करड़ी में 8 आई, और करड़ी में 8 का मान आप सबको पता होता है 2 करड़ी में 2 होता है। तो यहां देखिए तो के की वैल्यू बच्चों क्या आ रही है, 2 करड़ी में
दो आ गई के की वैल्यू। यहां आपको मुझे लगता है कि कहीं ऐसा नहीं है कि मैं बहुत शार्ट किया हूं, आपको सब कुछ समझ में आया। और बच्चों यदि आपको यह मेरा सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आपकी तरह फैला दीजिए कि जो बच्चे बोर्ड में बैठना चाहते हैं उनको ये सारे कंटेंट मिलते रहें। देखिए बच्चों, अब यहां अगर आपको पूरा समझ में आ गया होगा तो हम आगे चलते हैं। आगे जो कंटेंट लेके आते हैं वो दूसरा क्वेश्चन लेके आते हैं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन रहेगा बच्चों। देखिए बच्चों, यहां पर आपका अगला प्रश्न जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1/x इक्वल 3, जहां x डज नॉट इक्वल 0, तो द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात कीजिए। इनको मूलों का ज्ञात करना है। द्विघाती सूत्र का ऐसे क्या है बच्चों कि ये है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इसे हम क्या कहते हैं, द्विघाती सूत्र कहते हैं। -b, इसको कुछ वैल्यू ले सकते हैं। x इक्वल क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये द्विघाती सूत्र है। इसी को हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं बच्चों, इसको याद रखिएगा। इसको द्विघाती सूत्र कहते हैं या श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य का सूत्र बोलते हैं। इसको लिख लीजिएगा बच्चों। अब इस आधार पे हमें सवाल लगानी है। अब ये कह रहा है x प्लस 1/x इक्वल 3 को द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात कीजिए। पहली बात तो यहां देखा जाए तो यह क्या है, यह आपका द्विघात समीकरण ही नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है, द्विघात समीकरण नहीं दिख रहा। पहले इसके द्विघात समीकरण बनाइए। द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहां पहले इसका हम लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम लेंगे तो यहाँ x हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और यह प्लस 1 हो जाएगा, और इक्वल क्या हो जाएगा 3। आगे करा जाए बच्चों तो यह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 3x। अब इसको हमें क्या है, तुलना करना होगा। तुलना किससे करना होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से तुलना करना होगा। तो तुलना करने पर तो अगर हम बच्चों यहां तुलना करें तो तुलना क्या करेंगे, एक ही जगह तो कुछ है ही नहीं है। एक ही जगह क्या दिख रहा है आपको, क्या कुछ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं। और बच्चों जहां कुछ नहीं होता है वहां एक जरूर होता है। तो देखिए यहां क्या होगा, एक। उसके बाद देखिए bx यहां है, 3x यहां है। तो बच्चों ये एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं इसको इस पार इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आपको ध्यान बार बार दिला रहा हूं कि अगर यह bx उस पार रहे और आपको पता है सूत्र में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस पर रहता है, तो यहां क्या करना है, इसको या तो आप इस पर लाइए और नहीं तो इसके मान को चिन्ह बदल करके मान ले लीजिए। जैसे कि यहां +3 है तो b का मान आप क्या ले लीजिए, -3 ले लीजिए। बी का बच्चों क्या मान ले लेंगे आप, -3 मान अगर उठा लेते हैं तो भी आपका काम बन जाएगा। उसके बाद बच्चों क्या है, सी बराबर क्या है, सी देखिए अचर पद है तो सी की वैल्यू कितनी है, 1 है। और जब 1 आ गई तो इसको लिखिएगा ए बी तथा सी का मान द्विघाती सूत्र में रखने पर ऐसा लिखेंगे बच्चों। तो ए बी सी में रखने पर यह x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या होता है बच्चों, 2a। तो जब 2a होता है तो यहां देखिए -b के जगह कितना लिखेंगे आप, -3। तो -3 का स्क्वायर, अब माइनस देखिए -b, अब -b के बाद क्या है, -3 है। -b के बाद क्या है, -3। तो -3 का स्क्वायर करिए, सॉरी स्क्वायर नहीं करना बेटा, गलत हो जाएगा। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो b का मान क्या है, -3 है, तो -3 का स्क्वायर कर दीजिए। -4 इंटू ए का मान 1 है, इंटू सी का मान 1 है। ए का मान 1, सी का मान 1, अब अपान 2a, 2 इंटू ए का मान 1 है बच्चों। अब आगे देखें आप, तो 3 का गुणा, 3 का माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा बच्चों। तो यहां प्लस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और आगे प्लस माइनस। अब देखें 3 का वर्ग अगर हम करते हैं तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ 4 1 का 4 हो जाएगा, -4,
और बटे क्या हो जाएगा बच्चों 2। अब इसको अगर हम आगे हल करते हैं तो आगे हल करेंगे तो ये क्या मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है आपको, आगे से देखें तो 3 प्लस माइनस करड़ी में यहां 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 बचेगा, बटे क्या हुआ 2 मिला बच्चों। तो इसको आप इस प्रकार से देख रहे हैं, अतः मूल क्या हो जाएंगे, मूल क्या होंगे, इसको एक बार प्लस चिन्ह लीजिए, एक बार माइनस चिन्ह लीजिए। प्लस चिन्ह लेने पर यहां लिखना चाहे लिख सकते हैं, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पे बच्चों क्या हो जाएगा 3 प्लस करड़ी में 5 बटे 2, और माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस करड़ी में 5 बटे 2 ये आएगा। और जब ये आ गया तो अतः मूल क्या लिख सकते हैं, यहां लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं अतः मूल क्या है हमारे, मूल है 3 प्लस करड़ी में 5 बटा 2 और दूसरा मूल है 3 माइनस करड़ी में 5 बटा 2। आई होप बच्चों आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कैसे इसको करा गया है। तो इस प्रकार से आपको सवाल पूछी जाएंगी, और भी सवाल एक दो टाइप की और सवाल पूछी जाती है द्विघात समीकरण से, उसको भी बता देता हूं। उसके बाद यह है आपका द्विघात समीकरण कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। देखिए बच्चों, अब अगले टाइप की अगर हम बात करें तो अगले टाइप का क्वेश्चन कैसा पूछता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ऐसे प्रश्न पूछ लेगा कि ऐसी दो क्रमांगत संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योगफल ये संख्या है, तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको कह देगा कि दो क्रमांगत संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योगफल इतना है, कुछ भी संख्या दे देगा और बताइए वह संख्याएं क्या है। या ऐसा कह देगा दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, दो क्रमांगत संख्याओं का गुणनफल इतना है तो संख्याएं बताइए। दो संख्याओं का भागफल इतना है तो संख्याएं बताइए। दो संख्याओं को जोड़ने, क्रमांगत दो संख्याओं को जोड़ने पर योगफल इतना आता है तो संख्याएं बताइए। तमाम प्रकार के क्वेश्चन बना सकता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ही किताब से लेता हूं बच्चों कि ये प्रश्न है आपका, यहां से सुन लेते हैं प्रश्न को। लिखा हुआ है प्रश्न में बच्चों कि ऐसे दो क्रमांगत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। यहां पे एक चीज और मिला आपको, धनात्मक हो लेकिन कैसे, विषम धनात्मक और समधनात्मक। समधनात्मक संख्या, विषम धनात्मक। आपको सम भी पता होना चाहिए, विषम भी पता होना चाहिए। आप सब जानते हैं कि सम क्या है, विषम क्या है। सम का ऐसे जो दो से कटने वाली संख्या, विषम का ऐसे जो दो से न कटती हो वो विषम हो जाएंगी। अर्थात यहां क्या कह रहा है आपसे कि दो विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है, दो विषम धनात्मक पूर्णांक है बच्चों। तो यहां हम मान लेते हैं, माना क्या लिखेंगे इसके लिए, ऐसी सवालों के लिए लिखेंगे, माना पहली धनात्मक संख्या, पहली विषम धनात्मक संख्या, पहली विषम धनात्मक संख्या, पहली विषम धनात्मक संख्या बराबर यक्स। तो दूसरी, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, तो दूसरी विषम धनात्मक संख्या बराबर क्या होना चाहिए। देखिए आपके मन में आएगा तुरंत, जब पहली यक्स तो दूसरी यक्स प्लस 1। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पहली क्रमांगत संख्या नहीं कह रहा है विषम क्रमांगत। जब भी कहे विषम क्रमांगत, जब भी कहे सम क्रमांगत, तो वहां आपको ध्यान देना है बच्चों, क्या ध्यान देना है कि जैसे एक आया ये विषम है, एक के बाद आपका 2 आता है ये सम हो गई, 3 आया है विषम हुआ, 4 आपका सम हो गया, 5 आपका विषम हो गया। तो आप बच्चों ध्यान दें तो एक छोड़ करके अल्टरनेट संख्याएं आ रही विषम ना, वैसे अल्टरनेट संख्याएं आपकी सम आ रही, जैसे 2 आया सम तो 3 आया विषम, 4 आया सम। इस प्रकार से देखिए तो एक के अंतर के बाद आ रहे हैं। अतः आपको संख्या क्या माननी है, अगर पहली विषम धनात्मक संख्या यक्स माने तो दूसरी विषम धनात्मक संख्या क्या मान लेंगे बेटा, यक्स प्लस 2। चूंकि पहली तो ये विषम है, विषम के बाद सम आएगी, सम के बाद विषम आएगी। जैसे आप समझे ऐसे कि सम के बाद यक्स प्लस 1 करेंगे तो यह क्या आएगी, विषम के बाद सम आ जाएगी, और उसमें प्लस 1 कर देंगे तो यह क्या हो जाएगी बच्चों, विषम हो जाएगी। तब इसको लिख देंगे यक्स प्लस 2 लिख देंगे। यक्स प्लस हम क्या लिख देंगे बच्चों, यक्स प्लस 2 लिख देंगे। अब इनमें क्या कह रहा है शर्त, तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिख देंगे बच्चों, प्रश्नानुसार। अब इसको हम हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको क्या कर रहे हैं हम हल कर रहे हैं। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का वर्ग, दोनों संख्याओं के वर्ग का योगफल, दोनों संख्याओं के वर्ग का योगफल। तो पहली संख्या का वर्ग करिए
प्लस दूसरी संख्या का वर्ग करिए, दूसरी संख्या का वर्ग कर दीजिए। इनका वर्ग कितना है? वर्ग का योगफल 290 है। कितना है बच्चों? 290। यही तो प्रश्न में बोला है कि दोनों संख्याओं का योगफल कितना है? 290 है। आप यहां तक लगा लिए। अब देखिए क्या करना है, अब दोनों को सूत्रों के माध्यम से खोल दीजिए। यहां बन रहा है कुछ नहीं सूत्र, लेकिन यहां सूत्र बन रहा है। यहां सूत्र आपका देखें तो क्या बन रहा है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। और आपको पता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है बच्चों। यही होता है फार्मूला। मुझे आशा है कि आपको ये सारी चीजें पहले से याद होंगी, और नहीं याद तो इसको अलग से लिख लीजिए। यहां फार्मूला यही बैठ रहा था, इसको हम खोलेंगे। खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे बच्चों? देखिए, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे और आगे लिखेंगे, इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माने 2 दूनी 4 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, वाई की जगह कितना? 2 बराबर 290। अब क्या करेंगे बच्चों? आगे करेंगे एक्स स्क्वायर यहां, तो ये कितने हो जाएंगे? 2x स्क्वायर। प्लस में क्या कर देंगे? प्लस में देखा जाए तो 4 यहां आया, प्लस में क्या आया? यहाँ पे 4, और फिर प्लस में क्या आ रहा है? 2 दूनी 4x, कितना है बच्चों? 4x, और बराबर आपका 290 आया। 290। यहां पे अगर देखा जाए तो 2 सभी जगहों पे कॉमन दिख रहा है बेटा, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2। तो हम क्या करते हैं? 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 से सारे संख्याओं में हम भाग देते हैं, छोटा हो जाएगा। तो 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा? यहां देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा, ये केवल 2 बचेगा, ये केवल 2x बचेगा, और ये बच्चों क्या बच जाएगा? 29 है। तो पहले 2 से भाग देंगे तो 2 1 का 2, और फिर 2 चौ 8 हो जाएगा, 2 चौ 8, और यहां बचा क्या? 10, 2 बचे 10, मतलब 145। 2 से भाग देने पर यहां क्या किए हैं? 2 से भाग देने पर। देखिए बच्चों, यहां भाग देना जरूरी नहीं था। ऐसा मत सोचिए कि सर जी भाग दे दिया मतलब जरूरी है। ये आप पर निर्भर करता है। जितनी छोटी संख्या कर लेंगे आपको गुणा भाग करने में उतनी आसानी होगी। क्योंकि हम मानव मस्तिष्क में रहा है, तो इसलिए मानव से गलतियां हो जाती हैं। अगर हम छोटा काम करेंगे तो गलतियां कम होने के चांसेस होते हैं, बड़े काम करेंगे बेटा गलतियां होने के चांस ज्यादा होते हैं। इसलिए हमें क्या है कि उसको बड़े चीजों को छोटे छोटे में कन्वर्ट करके अगर करेंगे तो आसानी होगी। इसलिए मैं किया। ऐसा कुछ नियम नहीं है कि इसको तोड़ना ही पड़ेगा, 2 से भाग देना ही पड़ेगा। वो आप पर निर्भर करता है आप कैसे करेंगे। देखिए आगे अगर हम बेटा देखें तो आगे क्या है? यहाँ एक्स स्क्वायर एक तरफ रख लीजिए, और यहाँ प्लस 2x लिख दीजिए, और देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 145 उस पार से इस पार आएगा तो क्या होके आएगा? माइनस। तो 145 में 2 घटेगा बच्चा, ये प्लस में है वो माइनस में आएगा, तो कितना बचेगा? 143। कितना बचेगा? 143। अब 143 का ऐसा कोई खंड कर लीजिए, 143 का आप ऐसा कोई खंड कर लीजिए कि जिससे आपका क्या आ जाए? यहां पे किनारे किनारे का गुणा करने पे 143 आए, और बीच का 2 खंड करने पे क्या आ जाए बच्चों? यहां पर 2 आ जाए। तो अगर हम देखें यहां से 143 का हम खंड करेंगे, 143 का हम खंड करेंगे, इसको देखा जाए बच्चा किससे काटेंगे हम? पहले तो काट लेते हैं 2 से, तो 2 से काटते हैं, 2 7 14 नहीं कटने वाला। 3 से काटे, 3 चौ 12 बचा, 2 23 नहीं कटेगा। 4 से काटे नहीं कटेगा, 5 से काटे नहीं कटेगा, 6 से काटे 6 दूनी 12 फिर नहीं कटेगा, 7 से काटे 7 दूनी 14 फिर नहीं कटेगा, 8 से काटे नहीं कटेगा, 9 से 11 से शायद कट जाए, 11 का 11, यहाँ बच कितना रहा है? 3 33, 11 33, वही सब संख्या क्या बन रही है? 3 1 4 4 3 7। ये 11 से कटती दिख रही है बच्चों। 11 से अगर हम काटते हैं तो 11 से काटेंगे तो क्या आएगा? 11 11 का 11, और 11 फिर बचा कितना? 3 33, 11 33, मतलब 11 गुणते 13 आई, और 11 13 का हमें अगर घटा देते हैं तो 11 13 घटाने पे 2 आ भी जाएगा बच्चों। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? आपको ऐसा मिल रहा है कि एक्स स्क्वायर, अब देखिए बच्चों यहाँ प्लस बड़ा है इसलिए आपको 13 को क्या करना है? बड़ा रखना है। 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। अब आगे क्या करेंगे बच्चों? यहां करेंगे हम x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेने पे हमें क्या पर मिल रहा है? x प्लस 13, और यहां कॉमन ले लेते हैं 11, तो यहां मिल रहा है x माइनस 13, सॉरी x प्लस 13, चूंकि माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस हो जाएगा बराबर 0। आगे है बच्चों ये है x प्लस 13, फिर से कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 13 हम कॉमन लिए तो अंदर मिला है आपको बचा क्या? x माइनस 11, x माइनस 11।
अब आगे करते हैं, यहाँ बराबर 0 है तो यहाँ लिख सकते हैं जब x प्लस 13 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा -13। और पुनः जब हम लिखेंगे जब x माइनस 11 बराबर 0 तो x बराबर बच्चों क्या होगा 11 होगा। तो ये एक संख्या 11 आ रही है, एक संख्या -13 आ रही है और कह रहे हैं कि दो क्रमांगत संख्याओं का वर्गों का योगफल, और कैसी क्रमांगत हो धनात्मक, तो ये तो संख्या ऋणात्मक हुई, ये संख्या धनात्मक, अतः हमें 13 नहीं लेना बच्चा, केवल किसको लेना है 11 को लेना है। अतः हमारी संख्या क्या हो जाएगी, अतः हमारी संख्या, अतः संख्याएं, अतः क्या हो जाएंगी संख्याएं x बराबर 11 और x प्लस 2 बराबर कितना 11 प्लस 2 बराबर 13। अतः संख्याएं क्या हो जाएंगी बच्चा 11 प्लस 13। अगर इनका आपको ये निकालना है कि हमारा मान सही आया है गलत है, इसके लिए आप कर लीजिए 11 का वर्ग कर दीजिए, 11 का वर्ग 121 होता है, फिर 13 का वर्ग कर दीजिए 169 होता है, और इन दोनों को जोड़ लीजिए 9 1 10 0 हो गया, 6 2 8 8 1 9 हो गया और 1 1 2 हो गया, 290 बच्चा आ गया। अतः यह सारा मान आपका सही है। इस प्रकार से आशा करता हूं कि अगर इस टाइप की भी सवाल अगर आपको आती है तो इसका आप हलवा करके इसको बड़े आसानी से लगा लेंगे। देखें बच्चों, ये एक टाइप का क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण में बहुत पूछा जाता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कह रहा है किसी नाव की चाल स्थिर जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह प्रतिकूल दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। नाव क्या है स्थिर जल में, जब जल रुका होता है तो उसमें नाव की चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसके बाद जब वह नाव क्या होती है प्रतिकूल दिशा में चलती है, जिस तरफ पानी बह रहा है उसके अगर उलट चल रही है तो उसकी चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो वही दूरी, मतलब जितना दूरी यह तय करती है 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगर उतना ही दूरी उसको अनुकूल दिशा में तय करना हो तो अनुकूल दिशा के अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। 1 घंटा अधिक लेती है तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, अनुकूल दिशा में जैसे हम जिधर हवा चल रही है उधर हम ही जाएंगे तो हमें क्या करना है मेहनत कम करना है, कम समय में हम ज्यादा दूरी तय करेंगे। लेकिन अगर हमें हवा के विपरीत चलना है, हवा जा रही है पूर्व की तरह, हमें जाना है पश्चिम की तरह, तो हमारी स्पीड क्या होगी, हमें पहले हवा से लड़ना होगा, एयर से लड़ना होगा, उसके बाद जाना होगा, अर्थात हमारी ऊर्जा क्षीण होगी, हमारी जो गति होगी वह क्या होगी धीरे हो, मतलब हमें टाइम ज्यादा लगेगा। हमारी गति अगर तेज न रहे बच्चों, ये हमेशा याद रखिएगा, जब आपको किसी पानी में किसी वायु में उसके विपरीत चलना है तो वायु से तेज आपकी गति होनी चाहिए। जैसे कि बचपना में आपको याद होगा कभी साइकिल लेके जब जाया करते थे हम लोग रोड पे और हमारे उलट हवा हो जाती थी तो हम लोग क्या करते थे साइकिल खड़ी कर देते थे, जब हमसे तेज हवा हो जाती थी हमारे क्षमता से, और जब हमारी क्षमता के अनुकूल होता था तो हम हवा चल रही चाहते रहते थे। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि जिधर हम जा रहे हैं उधर ही हवा जाती थी तो हम लोग देखते थे कि एक पावदान मार करके बहुत दूर चले जाते थे। इसका मतलब क्या है बच्चा कि हमें अनुकूल दिशा में हवा ठेल के ले जाती है और प्रतिकूल दिशा में हमें हमारे गति को वह अवरोधित करती है। यही आधार मान के अगर चलेंगे तो यह सवाल बहुत आसान होगी बच्चों। इस सवाल को हल करने का सबसे सरल तरीका क्या है, हम लिखते हैं हल, लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे नाव की चाल स्थिर जल में। हम क्या लिखेंगे नाव की चाल, क्या लिखेंगे स्थिर जल में नाव की चाल हम लिख लेते हैं बच्चा। और जब स्थिर जल में नाव की चाल हम लिख लेंगे तो आसानी से हमें क्या मिल जाएगी, अब यहाँ किसी नाव की चाल स्थिर जल में नाव की चाल, या इसमें क्या जिसके स्थिर जल में चाल एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल इतनी कह रही, तो यहाँ स्थिर जल में इतनी चाल है तो यहाँ हम मान लेते हैं पहले नाव की चाल, नाव की चाल तो किसी नाव की चाल स्थिर जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल स्थिर जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर
प्रति घंटा है, ये कह रहा है। तो हमें ये चीज मानना होगा बच्चा, इसमें एक चीज ये मानना होगा कि भैया धारा के अनुकूल हमारी नाव की तो चाल है, लेकिन हमें धारा की भी तो कुछ चाल होगी। तो धारा की चाल नहीं पता, यहां से नहीं पता चल रहा है, तो हम लिख लेंगे तथा धारा की चाल। क्या है? धारा की चाल। धारा की चाल अगर लिखेंगे बच्चों तो क्या मान लेते हैं? कुछ भी मान लें, x किलोमीटर प्रति घंटा। पुनः शर्त के अनुसार अगर देखें तो कह रहे हैं कि प्रतिकूल दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है नाव। जो है नाव धारा के प्रतिकूल नाव की धारा के प्रतिकूल चाल, क्या लिखेंगे? नाव की चाल स्थिर जल में, तो नाव की चाल धारा के प्रतिकूल दिशा में। क्या लिखेंगे? नाव की चाल धारा की प्रतिकूल दिशा में, ऐसा लिखेंगे जिससे सेंटेंस अच्छा रहे। पुनः नाव की चाल क्या लिख लेंगे बच्चों? नाव की चाल धारा की प्रतिकूल दिशा में। प्रतिकूल दिशा में अगर बात करें बच्चों, तो प्रतिकूल, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल, उल्टा। तो यहां तो हमारी चाल, धारा की चाल कितनी है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन 18 किलोमीटर तो ये चल ही रही है। और बच्चों क्या है? 18 किलोमीटर में इसको धारा की चाल जो x किलोमीटर है उसको घटाना होगा। पहले मैं बताया कि अगर आप धारा के प्रतिकूल चलेंगे तो धारा की चाल से आपको लड़ना होगा, फिर आगे निकलना, अर्थात आपको उतनी ऊर्जा वहां व्यय करनी होगी। तो 18 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद तथा क्या कर सकते हैं बच्चों? नाव की चाल धारा के अनुकूल दिशा में। तो अनुकूल दिशा का मतलब क्या है? अब देखिए 18 तो आप चल ही रहे थे, साथ में आप धारा भी खींच ले जा रही है आपको, तो धारा खींच के ले जाएगी तो वह जुड़ जाएगा 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये यहां तक तो आप हल कर लिए बच्चों, इसको बड़े ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा। मेरा रिक्वेस्ट है इस प्रश्न को आप 2 से 3 बार देख लीजिएगा। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तब आप अपने से एग्जाम्पल उठाइएगा और करिएगा, और मुझे आशा है कि उसके बाद आप करेंगे तो निश्चित आप सारी सवालें कर लेंगे। एक सवाल से बहुत सारी सवाल लगेंगे बच्चों। अब देखिए आगे करेंगे शर्त के अनुसार, शर्तानुसार क्या कह रहा है बच्चों? कि जो 1 घंटा अधिक समय लेती है, क्या है? 1 घंटा अधिक समय लेती है। कब समय लेती है? जब वह अनुकूल दिशा में जाती है तो उसको 1 घंटा कम समय लगता है, प्रतिकूल दिशा में जाती है 1 घंटा समय अधिक लगता है। इसको बच्चों हम ऐसे लिखेंगे। पहले एक चीज और लिख लेते हैं, एक चीज और क्या लिख लेंगे हम? एक चीज और ये लिख लेते हैं, नाव की चाल लिख लिए। अब हम लिख लेंगे नाव की चाल जो है, पहले लिखेंगे चाल, नाव की चाल जो आई है, नाव की चाल, तो नाव की चाल तो निकालेंगे, इसमें हम निकाल लेते हैं, चूंकि चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है? समय होता है। तो यहां दोनों में 1 घंटा समय अधिक लग रहा है, 1 घंटा समय कम लग रहा है, दूरी दोनों की बराबर है। तो दूरी बराबर क्या होता है? आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है बच्चों? दूरी बटे समय। और दोनों में दूरियां समान जा रही हैं, दोनों में दूरियां कितनी जा रही हैं? समान जा रही हैं, दूरियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो समय यहां से हम क्या निकाल लेते हैं? समय निकालें तो समय बराबर दूरी बटे चाल, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो हम यहां देखें बच्चों, तो धारा के प्रतिकूल जाने में लिया गया समय, यहां क्या लिखेंगे? चूंकि धारा के प्रतिकूल जाने में नाव द्वारा लिया गया समय t से दर्शाते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? यहां हम एक बार सूत्र लिख देते हैं, यहां नहीं यहां लिख देते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहां देखें तो समय बराबर क्या कह रहा है? दूरी बटे चाल। ये सूत्र आप याद रखिएगा बच्चों,
ये सूत्र आप याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे तभी ही आपकी सवाल लग पाएगी, अन्यथा देख लीजिए आपको अगर दिख रहा हो तो, अन्यथा ये आपकी सवाल लग नहीं पाएगी बच्चों जब तक इसको आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ क्या लिखे हम, धारा के प्रतिकूल जाने में नाव द्वारा लिया गया समय, तो क्या हो जाएगा, नाव द्वारा लिया गया समय दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो बच्चों यहाँ देखिए दूरी कितनी है, दूरी तो समान है, दूरी कितनी है, दूरी तो देखा जाए तो समान है। दूरी यहाँ क्या है 18 किलोमीटर प्रति घंटा का, 24 किलोमीटर प्रति घंटा का। तो यहाँ हम क्या कर देते हैं कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा वह विपरीत दिशा में भी गई है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा वह अनुकूल दिशा में भी गई है। तो 24 किलोमीटर क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। और यहाँ चाल कितनी हो जाएगी, चाल देखा जाए बच्चों तो क्या है, जाने में लिया गया समय प्रतिकूल में क्या है 18 माइनस यक्स, क्या लिख देंगे 24 बटे 18 माइनस यक्स। अब लिखेंगे तथा धारा के अनुकूल, क्या लिखेंगे, धारा के अनुकूल जाने में लिया गया समय, धारा के अनुकूल जाने में लिया गया समय बच्चों अगर देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, समय हमारा धारा के अनुकूल कर रहे हैं तो यहाँ भी वही सूत्र होगा दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय क्या हो जाएगा, दूरी यहाँ भी वही रहेगी 24 किलोमीटर, और समय कितना है यहाँ देख रहे हैं, समय हो जाएगा 18 प्लस यक्स, चूंकि अनुकूल में समय चाल को जोड़ा गया, चाल को क्या किया गया, जोड़ा गया। अब देखो बच्चों यहाँ 24 बटा 18 माइनस यक्स, यहाँ क्या है 24 बटा 18 प्लस यक्स। अब शर्त के अनुसार हम लिखेंगे या प्रश्नानुसार लिखें, प्रश्नानुसार क्या है, कह रहा है 1 घंटा समय अधिक लेती है, तो कौन समय अधिक लेगी बच्चा, ये ध्यान दीजिएगा, समय लेगी प्रतिकूल दिशा वाली, न कि अनुकूल दिशा वाली। तो प्रतिकूल दिशा वाला क्या कह रहा है 24 बटा 18 माइनस यक्स, ये प्रतिकूल दिशा की चाल है। और इसमें अगर हम माइनस कर दें क्या 24 बटा 18 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1 घंटा, क्या हो जाएगा 1 घंटा। यदि इसमें न समझ में आता हो बच्चों, इसको दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि 24 बटे 18 माइनस यक्स बराबर 24 बटे 18 प्लस यक्स, लेकिन कह रहा है यह समय क्या है ज्यादा लेती है, यह समय क्या होती है ज्यादा लेती, मतलब इधर वाला समय ज्यादा लेता है, इधर वाला समय कम लेता है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, प्लस 1 जोड़ देना है, प्लस 1 क्या कर देना है बच्चों, जोड़ देना है। चूंकि यह कम समय ले रही थी और यह समय ज्यादा ले रही थी, तो कम वाले में हमें क्या होगा जोड़ करके तभी तो बराबर करेंगे, तो ये बराबर हो गया। तो इसको इस प्रकार से लिखें या डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं बच्चों, इसको हम डायरेक्ट इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसा आपकी इच्छा कहे। अब क्या है इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम लेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा एलसीएम, अगर आप देखें नीचे तो यहाँ क्या है 18 माइनस यक्स और दूसरे कोष्टक में 18 प्लस यक्स, और क्या है इधर 24 ब्रैकेट में 18 प्लस यक्स हुआ, और इस वाले में माइनस 24 18 माइनस यक्स हुआ, ये चीज आया है आपका। तो और बराबर 1 है बच्चों, क्या है बराबर 1 है। अब यहाँ मुझे देखना होगा ये कितना आ रहा है कैमरे में, यहाँ अभी एक स्टेप लिखूंगा तो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बच्चों अब इसको हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, एक स्टेप और आगे लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 24 18, अब यहाँ देखिए तो एक सूत्र बन रहा है 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, आपको पता है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है या नहीं होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला आपका होता है। तो अगर ये चीज होता है तो आप इसको कर सकते हैं, और ये चीज करें तो आपको आपके लिए क्या हो जाएगा बेहतर रहेगा। तो यहां हम क्या कर देते हैं फार्मूला लगा देते हैं, 24 का गुणित में 18 करेंगे और प्लस यहाँ देखिए बच्चों 24 का क्या करेंगे 24 गुणित 18 प्लस क्या करेंगे प्लस 24 यक्स माइनस 24 गुणित 18 24 गुणित 18 और माइनस क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24 यक्स, और बराबर में देखा जाए बच्चों तो यह सारा मान उस पार जाएगा। तो 18 का ये 18 में जैसे ये सूत्र लगा के करें तो 18 18 हमें क्या हो जाएगा
324, 18 18 में 324 होता है, 324 कर देते हैं और x का करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लिखना हो तो सूत्र आप लिख लीजिएगा, इसी सूत्र से इसको हम करे हैं। अब आगे देखिए बेटो, 24 गुणित 18 और 24 गुणित 18, ये दोनों क्या है आपका देख रहे हैं माइनस में, ये दोनों क्या है, एक प्लस में है, एक क्या है माइनस में है। तो इसको आप चाहें तो काट सकते हैं, इसको चाहें तो काट सकते हैं। 24x कितना हो जाएगा बच्चों, 48x, कितना हो जाएगा 48x, और 48x उस तरफ से x से आएगा तो इस तरफ क्या आएगा प्लस होकर के आएगा, तो प्लस x स्क्वायर, और उस तरफ से 324 से आएगा तो इस तरफ क्या होके आएगा माइनस होके आएगा बच्चों, ये आएगा माइनस 324, और बराबर क्या हुआ 0। ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। ये आ गया बच्चों, क्या है द्विघात समीकरण बन के आ गया है। अब द्विघात समीकरण को आगे हम हल करते हैं। आगे हल करने के लिए यहाँ पे इसकी तुलना और देखते हैं कहां तक आ रहा है ये, और नीचे आएगा, हाँ थोड़ा सा नीचे आएगा बच्चों। यहाँ इसको हम क्या कर देते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, तो से तुलना करने पर बच्चों क्या आएगा, a बराबर हमें प्राप्त हो रहा है 1, b बराबर हमें प्राप्त हो रहा है 48, b बराबर 48, और c बराबर बच्चों हमें प्राप्त हो रहा है माइनस 324। तो हमें क्या करना है, इसको श्रीधराचार्य सूत्र लगा करके हल कर लेना है। क्या लगा करके, श्रीधराचार्य सूत्र लगा करके हमें इसको हल कर लेना है। तो हल करेंगे तो यहां से देखें, यहां हम लगा देते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। इसको थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं बेटा इस तरफ, चलिए कोई बात नहीं है, इतने में हम कर लेते हैं। यहां देखा जाए तो हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से x बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो अपॉन 2a आया। तो यहाँ क्या करें माइनस बी, और माइनस बी जगह 48 रहेगा बच्चों, माइनस 48 आया, और क्या है प्लस माइनस अंडर रूट में क्या रहेगा बी स्क्वायर। अब 48 का क्या कर लेंगे, हमें वर्ग करना है, 48 का वर्ग कर दीजिए, और माइनस 4ac, तो 4 की जगह तो 4 रहेगा, a की जगह क्या रहेगा बच्चों 1 रहेगा, और c की जगह क्या रहेगा माइनस 324। अब देखिए इसका आप गुणा भाग कर लीजिए, और नीचे क्या कर दीजिए 2a, नीचे क्या कर दीजिए 2a। अब हमें क्या करना है माइनस 48 प्लस माइनस अंडर रूट 48 स्क्वायर माइनस 4 गुणित 1 गुणित माइनस 324 है बच्चों, माइनस 324, 4 माइनस ये कितना है आपका माइनस 324। अब इसको अगर हम करते हैं तो आपका जो भी वैल्यू आए उसको हम लिख लेते हैं। तो देखें बच्चों यहां तक कर चुके हैं, तो आगे देखते हैं क्या करेंगे, माइनस 48 तो रहेगा, माइनस 48 लिख लीजिए, प्लस माइनस, अब अंडर रूट को क्या करेंगे अंदर लिखेंगे, तो 48 का वर्ग क्या होगा, आप देखें 8 × 64, 8 × 64, और क्या होता है इसका वर्ग करने का आपको तरीका बताया गया है कि इसको अब गुणा कर लिया, 8 × 64 4 आया, हासिल लगा 6, 4 × 8 32, 32 दूना 64, 4 × 8 32, 32 दूना 64, और 64 6 कितना हो जाएगा 70, और हासिल अब लगा 7, तो 4 4 16, 16 7 कितना हो जाएगा 7 6 13 23, 2304 कितना है बच्चों 2304, और 2304 माइनस यहाँ करें तो 324 गुणते 4, तो 24 चौका 96, और 4 3 12, 1296 आ जाएगा, ये 1296, और बटे में देखा जाए तो ये 2a का मतलब क्या है 2 × a, इतना आया। अब देखा जाए तो इसके बाद अब अपने पास समय जगह तो है नहीं, जगह नहीं है तो हम इस सवाल को लेके आते हैं बच्चों, इस तरफ इसको मिटाते हैं, इस तरफ लाते हैं इसको, तो यहां लिखेंगे तो ये क्या है, एक बार हमें आएगा प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर बच्चों क्या आएगा माइनस 48 प्लस करड़ी में 2304 में 1296 को क्या कर दीजिए आप घटा दीजिए, 2304 में 1296 को क्या कर दीजिए बच्चों घटा दीजिए, तो 4 14 में से 6 जाएगा, तो 8 6 14 8 आया। उसके बाद फिर यहाँ 0 मतलब 9 9 में से 9 हो जाएगा 0 आएगा आपका। उसके बाद यहाँ 3 है, 3 मतलब 2 2 में से 2 जाएगा 0 आएगा।
और उसके बाद यहाँ 2 है, 2 में 1 जाएगा तो 1 आएगा। अर्थात कितना है बच्चों, 1008 है आ गया आपका। कितना है, 1008 है आ गया यहाँ पे। 1008 कहीं ना कहीं गलती हो रही है। हाँ बच्चों, गलती यहाँ हो रही है कि ये माइनस माइनस अगर हम करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। और जब जोड़ेंगे तो ये इस प्रकार से नहीं आएगा। इसका मान कर देते हैं 2312। 12 23 कितना हो जाएगा, 3 2 5 35 35 3600। कितना आएगा, 3600। और बटे क्या आया, 2। 3600 बटे 2 प्लस चिन्ह लेने पर और माइनस चिन्ह लेने पे आ जाएगा बच्चा। माइनस चिन्ह लेने पर आपका आ जाएगा -48 प्लस करड़ी में 3600 प्लस करड़ी में 36 प्लस ले चुके हैं तो एक बार माइनस ले लीजिए, -/2। ये आपका मान आ जाएगा, यही आपका मूल होगा। -48 माइनस करड़ी में 36/2 आ गया आपका, ये मान आया। तो इसको आप चाहें तो ले सकते हैं, ये कर सकते हैं -48 माइनस करड़ी में 36। अब ये देखो 36 का अगर वर्गमूल निकाले 3600 का, तो 3600 का वर्गमूल कितना आता है निकाले बच्चों, तो कितना आ जाएगा ये देखा जाए तो -48 और क्या हो जाएगा प्लस 60। 36 60/2 हो जाएगा। तो 48 में 60 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 48 में 60 12 आ जाएगा। और अगर देखें तो 12/2 करते हैं तो 6 आया। एक मान आया प्लस में 6 और माइनस वाला क्या आ जाएगा, 48 तो इधर है ही है और 60 48 करे तो 108 आएगा। 108/2 बराबर -54। तो बराबर -54। तो आप सभी जानते हैं जो दूरियां होती हैं, चाल होता है, समय होता है, वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता बच्चों, वह सदैव धनात्मक होता है। अतः यह -54 जो आ रहा है ये गलत है। केवल अगर इसकी चाल पूछी जा रही है, ये x क्या है, इसकी चाल है और चाल कितना आएगी, 6। चाल कितनी आएगी, 6। अर्थात क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पूछा गया धारा की चाल, तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों देखिए लगातार बोलते बोलते क्या होता है कि मुंह भी सूखने लगता है और थोड़ा सा ये भी लगता है कि हम थक भी गए हैं, क्योंकि मॉर्निंग से लेकर के शाम तक लगातार स्टडी ही करना होता है, पढ़ना और पढ़ाना होता है बच्चों। तो इस प्रकार से मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं, तो आप मेरे लिए थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट मान लीजिए, या मेरी जो भी आपको मानना हो, चाहे रिक्वेस्ट माने चाहे एडवाइस मान लीजिए। आप मेरे चैनल को अर्थात अपने चैनल नीरज विद मैथ जीएस को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए जितना हो सके। और आज से एक बात और बताएं, बड़ी खुशी की बात है बच्चा, एक बच्चा मेरे नाम से नीरज सर का फैन ऐसा करके अपना यूट्यूब एक आईडी बनाया है। मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि यार बच्चे मुझे भी पसंद करने लगे हैं, मेरे नाम से बच्चे अपना एक आईडी बना रहे हैं। तो देखिए आप लोगों की ये सारी बातें देख करके बड़ी खुशियां मिलती हैं बच्चों। और अगर ये आप करते हैं बहुत अच्छी बात है, साथ में आप और करें कि मैं इस चैनल को, अपने इस चैनल को और आगे बढ़ाएं। जब इतना आप सम्मान दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, तो इस चैनल को और आगे बढ़ाएं, जिससे कि आपके सर का और आपका और आपके चैनल का नाम और आगे बढ़े। और देखिए धीरे धीरे ही काम कर रहे हैं, धीरे धीरे हे मना धीरे से सब होए। धीरे से जो होता है कार्य वो बहुत आसानी से और बहुत ऊंचे तक जाता है बच्चों। इसलिए धीरे धीरे हर चीज बढ़ने दीजिए और आप अपनी मोहब्बत को ऐसे ही बनाए रखिए। उन सभी बच्चों को बहुत 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 बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद, जो बच्चे हमें लाइक करते हैं और जो बच्चे हमें क्या करते हैं, बहुत सारा प्यार देते हैं। उन्हीं की बदौलत हम इतनी देर, लगभग रात के 10:30 बज रहे हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो ये सब क्या होता है, आपकी मोहब्बत का बल है। इतना मेरे में साहस नहीं कि मैं इतना लगातार बोल सकूं, लेकिन आपकी मोहब्बत को देख करके मुझ में ऊर्जा आ जाती है और उसी ऊर्जा के बलबूते मैं कार्य कर पाता हूं बच्चों। तो इस प्रकार से मैं आज द्विघात समीकरण को समाप्त करता हूं। यदि और कोई क्वेरी हो, मैं फर्स्ट वीडियो आपको दे चुका हूं, ये सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट इसका है। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कुछ सवाल छोड़ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मैं आपके हर सवाल का जवाब लेके जरूर आऊंगा। कल मैं मिलूंगा नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट तरीके। हो सकता है मैं आपके लिए कल वास्तविक संख्याएं लेकर के आऊं, रियल नंबर्स लेके आऊं। ठीक है, तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।